सो गुड इवनिंग वंस अगेन आप लोगों को, सॉरी फॉर द ट्रबल। दिशा, कीर्ति, वान्या, गुनगुन, चैतन्या, दीपिका, गौरांगी, डेलिसा, आराध्या, वरनीत, कीर्ति, पनीत और ये हमारी तुलिका। ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ओके, तो आज हमारे सामने बैठे हैं, एक तरफ हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे बैठी है डेलिसा, एक तरफ बैठे हैं आराध्या। दोनों बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं बेचारे। बीच में बैठा हूँ मैं कावा पीते हुए। ओके, ठीक है। तो आज हम सेकंड चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ऑब्वियसली थोड़ा सा चैप्टर बड़ा है, बट कई लोगों ने मेरे साथ ये किया हुआ है तो छोटा सा चैप्टर, तो थोड़ा सा आराम से ही चलते हैं, ठीक है, और उस हिसाब से हम इसको पढ़ लेंगे, ठीक है जी। तो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी है, देयर इज़ अ कनेक्शन। मैंने आपको पहले ही ये बात बता दी थी कि फर्स्ट चैप्टर द कोल्ड वॉर एरा था, जिसमें दो सुपर पावर इमर्ज होती है हमारे सामने, दैट इज़ यूएसए एंड यूएसएसआर। एक ईस्टर्न अलायंस के नाम से जाना था, एक को जो है वेस्टर्न अलायंस के नाम से जाना जाता था। और वेस्टर्न अलायंस वाली यूएसए थी, उसका नाटो सियाटो सेंटो अलायंस था, और ईस्टर्न वालों का वॉर्सो था सिर्फ, ठीक है जी। तो लेटर ऑन क्या होता है कि 1945 से लेकर 1991 तक ऑलरेडी कोल्ड वॉर एरा तो चल ही रहा था। एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे एंड ऑफ बाइपोलैरिटी विच मीन्स टू एक्सट्रीम्स, टू सुपर पावर्स यहाँ पे थे, टू पोलैरिटीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही थी, एंड इसमें से एक सुपर पावर एग्जिस्ट करना बंद कर देती है। उसके बारे में इन्होंने बताया, वो सुपर पावर थी यूएसएसआर, ठीक है। तो यूएसएसआर यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती थी। 1991 में उसका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, रशिया नाम जो है टेक ओवर किया जाता है, क्योंकि रशिया एक्चुअली में कैपिटल भी थी और रशिया से ही मेजरली सारे काम होते थे बैठ के, इसलिए। तो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का सबसे पहले ये वाला पेज देखेंगे, ये वाला, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये 5 मार्क्स का 3 कार्टून है, 1 2 3 पिक्चर है, 1 2 3, ठीक है। और इसके डिस्क्रिप्शन नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आप मार्क कर लीजिए, 5 मार्कर का ये आता है। एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड। तो यार मैं तो आपको इसी का डिस्क्रिप्शन दे रहा था, चैप्टर 2 जस्ट अभी हमने शुरू किया है। और इसमें जो आप पिक्चर मैंने आपको मैं एक्सप्लेन पहले ही कर देता हूँ इन एडवांस। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये बर्लिन वॉल के बीच में दीवार तोड़ी हुई है। सेकंड पिक्चर आप देख रहे हो, बर्लिन वॉल टूट गया है तो सारे लोग इकट्ठे आसपास खड़े हैं। थर्ड पिक्चर आप देख रहे हो, एक वॉल जा रही है, 150 किलोमीटर की लंबी वॉल थी, जो कि जर्मनी की थी वॉल। ये बर्लिन वॉल के नाम से बुलाया जाता था। ईस्ट बर्लिन वेस्ट बर्लिन को डिवाइड करके रखा जाता था इसमें। और ईस्ट बर्लिन वाले वॉर्सो पैक्ट के अंदर थे, वेस्ट बर्लिन वाले नाटो के अंदर थे, अमेरिका के साथ थे, इस तरीके से देखा जाता था। एंड एक दिन ऐसा आया कि फाइनली ये जो दीवार थी दो लोगों के बीच में, इसको तोड़ दिया गया 9 नवंबर 1989 को। और ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, मैच द फॉलोइंग 1 मार्कर आया हुआ है। प्लस इससे हमें क्या पता चलता है, दिस मार्क द यूनिफिकेशन ऑफ द 2 पार्ट्स ऑफ जर्मनी एंड द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द कम्युनिस्ट ब्लॉक, ठीक है। तो एक्चुअली में जर्मनी का कैपिटल बर्लिन है, ठीक है। तो यूनिफाई हो गया था, कम्युनिज्म सोशलिज्म का ये सब एंड माना गया, और जर्मनी एक यूनिफाइड कंट्री की तरह हमारे सामने आई थी। और ये कुछ उसका छोटा सा और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। साथ के साथ आपको ये भी याद रखना है इसकी आइडियोलॉजी क्या थी। तो यूएसए की आपको पता है आइडियोलॉजी क्या थी, लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म। और यूएसएसआर की आइडियोलॉजी क्या थी, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। ये 2 आइडियोलॉजीज़ के ऊपर ये लोग काम कर रहे होते थे, ठीक है। तो सेकंड चैप्टर में सबसे पहला आप टॉपिक अगर निकालेंगे तो उसमें आपको देखो लिखा हुआ है व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आप देखेंगे फर्स्ट पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, और ये सारे फीचर्स भी हैं सोवियत सिस्टम के, कि सोवियत सिस्टम का एक्चुअली में क्या फीचर था, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे। और इनफैक्ट फोर्थ और फिफ्थ पैराग्राफ देखेंगे तो ये लिमिटेशंस बता रखी है सोवियत यूनियन के एक तरीके से, ठीक है। तो सोवियत सिस्टम एक्चुअली में क्या था ये इन्होंने बताया है। 2 मार्कर का क्वेश्चन, 1 मार्कर का क्वेश्चन, लिमिटेशंस भी आ जाती है, 2 मार्कर का क्वेश्चन, 4 मार्कर का क्वेश्चन, इस तरीके से। तो सबसे पहले उन्होंने बोला है कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के नाम से इसको जाना जाता था, जो कि सोशलिस्ट रेवोल्यूशन 1917 के बाद आया था। ईयर आपको याद रखना है, कौन से रेवोल्यूशन के बाद आया ये भी याद रखना है। रेवोल्यूशन जो है कौन से आइडल से इंस्पायर थे, सोशलिज्म से इंस्पायर थे। कैपिटलिज्म को ये अपोज करते थे, एंड जस्टिफाइड सोसाइटी, राइट सोसाइटी, दैट इज इगैलिटरियन सोसाइटी के लोग डिमांड करते थे यहाँ पे, ठीक है। ये सारी इनकी डिमांड्स थी एक्चुअली में। तो सोशलिज्म को ये फेवर करते थे और कैपिटलिज्म को अपोज करते थे। इगैलिटरियन सोसाइटी की तरफ इनकी ये जो है फोकस ज़्यादा रहता था, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे करी जाती थी, ओके। फिर इन्होंने बोला कि
साथ के साथ इन्होंने ये भी बोला कि ये सबसे बड़ा अटेम्प्ट था ह्यूमन हिस्ट्री में कि इन्होंने जो है इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी को कम्प्लीटली अबॉलिश किया, कॉन्शियसली एक ऐसी सोसाइटी डिज़ाइन करी जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी के ऊपर बेस्ड था। और इस टाइम पे जो मेकर्स थे सोवियत सिस्टम के, जैसे ये 1 मार्कर MCQ में आया हुआ है कि किस किस को इंपॉर्टेंस दी गई थी, इन्होंने प्राइमेसी दी, इंपॉर्टेंस दी स्टेट को, इंस्टीट्यूशन ऑफ पार्टी को। कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पे होती थी और कोई पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती थी, और इकॉनमी जो है सेंट्रली कर रही है, स्टेट कंट्रोल थी एक्चुअली में, यहाँ से ये काम इनका हो जाता है। ये सारे फीचर्स हैं इसके, ठीक है जी। ये पहली चीज़ बताएं। कहते हैं दूसरी बात इन्होंने क्या बोला, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारी ख़त्म होती है तो यूरोपियन कंट्रीज़ जो भी थी, जो कि एक्चुअली में ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में बात करी जा रही है, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़, उन्होंने क्या किया, उनको क्या हुआ, जो सोवियत आर्मी थी हमारी USSR वाली आर्मी, उन्होंने उसको फ्रीडम दिलवाई ईस्टर्न यूरोपियन फोर्सेस को। अब जब उन्होंने फ्रीडम दिलाई, फासिस्ट फोर्सेस, फासिज्म फॉलो करता था इटली, फासिज्म फॉलो करता था इटली वाली फोर्सेस ने उनको फ्री कराया, ठीक है जी। तो इटली फासिज्म फोर्सेस से ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ को USSR ने फ्री करवाया। और अब जब ऑब्वियसली कोई आपको फ्री कराएगा तो वो बोलेगा भाई साहब आपको हमारी आइडियोलॉजी पे चलना पड़ेगा, तो USSR के अंडर ये आ गया। जो भी इनका इकोनॉमिक सिस्टम था या वर्किंग करने का तरीका था वो सारा USSR के मॉडल पे हो गया, जो कि क्या था, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म जो उनकी आइडियोलॉजी थी, इसलिए इसको सोशलिस्ट ब्लॉक भी बोला जाता था। और वॉर्सो पैक्ट के अंदर ये सारे लोग अलाइज थे। USSR जो है इनके लीडर ऑफ द ब्लॉक था, ठीक है, इस तरीके से इनको ये बुलाया गया। तो ये छोटा सा पोर्शन है, ऑल्दो यहाँ से कुछ आता नहीं है, प्लस इसको आपको बस ध्यान ज़रूर रखना है कि यहाँ पे किस तरीके से किया गया। अब ये इन्होंने क्या बोला, ये भी फीचर्स में आ जाता है। ये सोवियत यूनियन जो है ग्रेट पावर बना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, सोवियत इकॉनमी बहुत ज़्यादा डेवलप थी देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर द US को वो ऑब्वियसली मैच नहीं कर पाती थी, डेवलपिंग बहुत ज़्यादा थी। कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क था उनका, यहाँ पे वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज थे, आयरन ऑयल, स्टील, मशीनरी प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, और रिमोटेस्ट एरिया को रशिया जो है कवर करके चलता था। इनफैक्ट आप मैप में देखोगे तो रशिया बहुत बड़ा है एक्चुअली में, काफ़ी बड़ा जो है कंट्री है, ठीक है। साथ के साथ उन्होंने बोला इनका डोमेस्टिक कंज्यूमर बेस था, जो कि पिन से लेकर कार तक सब कुछ बनाता था, बट क्वालिटी जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ को मैच नहीं कर पाती थी। सोवियत स्टेट ने यानी USSR ने मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ सिटीजन्स के लोगों के लिए इंश्योर किया, सब्सिडाइज बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन, चाइल्ड हेल्थ केयर, वेलफेयर स्कीम्स के लिए सोवियत यूनियन ने काम किया। अनएम्प्लॉयमेंट किसी भी तरीके की यहाँ पे नहीं थी। गवर्नमेंट ओनरशिप को डोमिनेट यहाँ पे माना गया, ओनरशिप एंड लैंड एंड प्रोडक्टिव एसेट्स वर ओन बाय द सोवियत स्टेट। प्राइवेट फॉर्म ऑफ कैपिटल तो कहीं था ही नहीं, ठीक है, प्राइवेट फॉर्म ऑफ ओनरशिप बिल्कुल भी नहीं था, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो ये बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता था। अब ये क्या हुआ, ऑब्वियसली फीचर्स थे, तो ये कहते हैं एडवांटेज भी दिया गया, बट साथ के साथ उन्होंने बोला जो अब पैराग्राफ में पढ़ने जा रहा हूँ तो वो लिमिटेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ा जाता है। तो कहते हैं सोवियत सिस्टम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है ब्यूरोक्रेटिक हो गया था, अथॉरिटेरियन हो गया था, आम लोगों की ज़िंदगी थोड़ी सी दिक्कत में आ गई, डेमोक्रेसी नहीं थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था, जिसकी वजह से लोगों ने जो उनकी अपनी परेशानियां थी वो किसी को कह नहीं पाते थे, तो उन्होंने क्या मीडियम अपनाया, जैसे हमारे हिंदुस्तान में नहीं कह पाते तो लोग मीम्स बना देते हैं, मीम्स का बाजार चला हुआ है आजकल, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने कार्टून्स एंड जोक्स की तरह जो है अपना डिसेंट या जो है डिसकंटेनमेंट शो करना शुरू किया। एंड सबको ये पता था कि जितनी भी सोवियत स्टेट्स थी सबको रिफॉर्म की यहाँ पे ज़रूरत थी। कम्युनिस्ट पार्टी थी, ठीक है, पूरा डायरेक्टली रूल यहाँ पे करती थी, और वो जो है टाइट कंट्रोल रखती थी, अनअकाउंटेबल हो चुकी थी, किसी को जवाब नहीं दे रही थी, किसी के लिए बेनिफिट के लिए काम नहीं कर रही थी, ये सबसे बड़ी दिक्कत थी। पार्टी ने जो है लोगों के अर्जेस को सुनना बंद कर दिया। 15 रिपब्लिक्स थे और सोवियत यूनियन जो इन सबको मैनेज कर रहा था। ऑल्दो कहते हैं रशिया भी उसमें से एक रिपब्लिक था, बट रशिया के पास सबसे ज़्यादा कंट्रोल था, वही सबको डोमिनेट कर रही थी। एंड बाकी सारे जो रीजन या स्टेट थे वो सब निगलेक्टेड फील करते थे कि भाई हम पे तो कोई ध्यान नहीं देता, ठीक है, सिर्फ रशिया ही जो है बाकी सारे काम देख रहा है और बाकी सारे रिपब्लिक्स के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा, ठीक है। लिमिटेशन है एक तरीके की, और यही लिमिटेशन आपको आगे भी मिलती है कि वाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, तो वहाँ पे भी ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू से बताया हुआ है। तो आर्म्स रेस में भी इन्होंने बोला कि आर्म्स एंड एम्यूनिशन इकट्ठा करने में सोवियत यूनियन भी बहुत ज़्यादा आगे थी, कि US वाले भैया जी के पास जो है कट्टा है तो हमारे पास भी पूरा होना चाहिए, ठीक है। उनके पास आर्म्स एंड एम्यूनिशन, न्यूक्लियर वेपन सारे थे, ठीक है, तो इन्होंने भी बोला हमारे पास भी पूरे होने चाहिए। सोवियत यूनियन हालांकि टेक्नोलॉजी में पीछे था, इंफ्रास्ट्रक्चर में पीछे था, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पिरेशन जो सिटीजन्स की थी वो भी जो है ये फुलफिल नहीं कर पा रही थी।
फाइनली क्या हुआ कि अभी जैसे वन मार्कर आया हुआ है, सोवियत इन्वेजन किया था अफगानिस्तान ने 1979 में, जिसकी वजह से उनकी इकॉनमी और ज़्यादा वीकन अप हो गई। दो ये कहते हैं वेजेस कंटिन्यू टू ग्रो, प्रोडक्टिविटी एंड टेक्नोलॉजी फेल कंसिडरेबली बिहाइंड दैट ऑफ वेस्ट, दिस लेड टू कंज्यूमर शॉर्टेजेस goods, food import increased every year, the Soviet economy was faltering in the late 1970s and became stagnant। तो 1970-80 तक आते आते सोवियत इकोनॉमी जो है बहुत ज़्यादा बर्बाद हो गई थी, एंड इसकी वजह से ये सबसे बड़े रीजंस भी बने जिसकी वजह से सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गई एंड फाइनली मैप से हट गई, मतलब रशिया जो है लेटर ऑन टेक ओवर हो गया था। हालांकि एक इंसिडेंट और था जो कि कहते थे, यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ, जैसे चेरनोबिल आप लोगों ने देखी होगी, अगर सीरीज़ देखी है HBO पे आई थी चेरनोबिल, तो चेरनोबिल न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो गया था रशिया में, कहते हैं वो भी बहुत बड़ा रीज़न बना था रशिया का जो कि डिसइंटीग्रेट हो गई थी। ठीक है जी, तो ये इन्होंने यहाँ पे बताया। ठीक है जी, तो ये सोवियत सिस्टम था। पहले 2 या 3 पैराग्राफ्स में आपको फीचर्स बताए हुए हैं, लास्ट के 2 पैराग्राफ्स में आपको लिमिटेशंस बताए हुए हैं। इक्वली सब इंपॉर्टेंट है, पॉल साइंस में कुछ कटता तो है नहीं, एज वी ऑल नो। तो यहाँ पे भी आपको ये सारी चीज़ें कर ली। ठीक है जी, अब बात आती है गोर्बाचेव भाई साहब की। इन भाई साहब का पूरा नाम था मिखाइल गोर्बाचेव। ये बोलते रहते थे कि हमारी बात सुनो, पर इनकी बात कोई नहीं सुनता था। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम इनको यहाँ पे हो जाती थी। रशिया वाले थोड़े से ऐसी एक्सेंट में बोलते, तो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू कॉपी, सो प्लीज़ डोंट माइंड। ओके, तो लिखा कहाँ खोए हुए हो आज? सही हो? ठीक है। ओके, सो गोर्बाचेव एंड डिसइंटीग्रेशन आपका 4 मार्कर का क्वेश्चन आता है। तो मिखाइल गोर्बाचेव एज आई सेड कि इम्पॉर्टेंट आदमी था, एंड मिखाइल गोर्बाचेव को ये पता चल गया था अच्छे से कि हमारी कंट्री यानी USSR को रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी। ये भाई साहब रिफॉर्म्स भी लेकर आए, बट कहानी जो है जिस पटरी पे चलना चाह रहे थे उस पटरी पे जो है थोड़ी आगे तक ट्रैक था, उसके आगे ट्रैक ही नहीं था। तो ट्रैक नहीं था तो USSR डिसइंटीग्रेट हो गई। तो मिखाइल गोर्बाचेव, पहले इसके बारे में आपको पता रखना है कौन है ये। सेक्रेटरी जनरल बने कम्युनिस्ट पार्टी के सोवियत यूनियन में 1985 में। इन्होंने रिफॉर्म करना चाहा सिस्टम को, क्योंकि उनको पता चल गया था कि हमारा सिस्टम ख़राब चल रहा है। रिफॉर्म इसलिए ज़रूरी थे ताकि हम टेक्नोलॉजिकली और वैसे भी जो है USA से मैच करके चले, बिकॉज USA यानी वेस्टर्न कंट्रीज जो है ज़्यादा प्रॉस्परस हो रही थी, हम लोग इतने मतलब USSR इतना प्रॉस्परस नहीं हो रहा था। गोर्बाचेव का डिसीजन क्या था, इन्होंने क्या डिसाइड किया, टू नॉर्मलाइज रिलेशन विद द वेस्ट एंड डेमोक्रेटाइज एंड रिफॉर्म द सोवियत यूनियन हैड सम अदर इफेक्ट दैट नीदर ही और एनिमल्स इंटेंडेड और एंटिसिपेटेड। अब देखो क्या था, सोशलिज्म कम्युनिज्म ये ऑलरेडी फॉलो कर रहे थे, चाहते थे डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म अडॉप्ट कर ले, बट ये चाहने के चक्कर में जो है इनकी जो चाहत वो पूरी नहीं हो पाई। इसके कॉन्सिक्वेंस और ही कुछ हो गए, जो ये चाहते थे वो नहीं हुआ। ठीक है जी, तो हुआ क्या, जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में लोग थे जो कि ऑलरेडी सोवियत ब्लॉक का पार्ट थे, जो कि अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि फासिस्ट फोर्सेस से इनको फ्रीडम दिलवाई गई थी। ठीक है, तो इन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया अपनी गवर्नमेंट के अंदर, एंड बोला उन्होंने कि भाई सोवियत कंट्रोल हमें नहीं चाहिए। ऑब्वियसली यूरोप एक अलग पार्ट है, और उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि वी वांट फ्रीडम, हमें आज़ादी चाहिए, हमें अलग करो। ठीक है, तो अनलाइक इन द पास्ट, सोवियत यूनियन अंडर द गोर्बाचेव डिड नॉट इंटरवेन व्हेन द डिस्टर्बेंसेस अकर। तो पहले जैसे इनमें बोलते थे कि पुराने टाइम पे जो है प्रॉब्लम होती थी, गोर्बाचेव की गवर्नमेंट को इतना ज़्यादा इंटरवेन नहीं करती थी, एंड धीरे धीरे क्या हुआ, कम्युनिस्ट रिजीम कोलैप्स होती हुई चली गई, क्योंकि ये चाहते भी थे कम्युनिस्ट रिजीम नहीं रहे, कैपिटलिज्म डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करके चलते हैं हम लोग। तो these developments were accompanied by a rapidly escalating crisis within the USSR that hastens disintegration। ठीक है, तो ये सारी डेवलपमेंट हुई। पहले सोवियत ब्लॉक ने मना कर दिया ईस्टर्न यूरोपियन फोर्सेस से, बाकी सारे लोग भी धीरे धीरे बोल रहे थे। USSR का एक कहानी इस तरफ बढ़ रही थी कि अब ये डिसइंटीग्रेट होने की कगार पे थे। गोर्बाचेव ने इनिशिएट किया द पॉलिसीज ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म एंड डेमोक्रेटाइजेशन विद इन द कंट्री। ये 1 और 2 मार्कर आता है आपका। गोर्बाचेव ने कौन सी पॉलिसीज़ को इनिशिएट किया था, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म एंड डेमोक्रेटाइजेशन विद इन द कंट्री। तो डेमोक्रेसी तो चाहते थे, तो ये पॉलिटिकल रिफॉर्म है। इकोनॉमिक रिफॉर्म आपका कैपिटलिज्म था, तो प्लीज़ लिख लीजिएगा, याद रखना पड़ता है। इकोनॉमिक रिफॉर्म आपका कैपिटलिज्म था, पॉलिटिकल रिफॉर्म डेमोक्रेटाइजेशन था। द रिफॉर्म्स वर अपोज्ड बाय द लीडर्स विद इन द कम्युनिस्ट पार्टी। ऑब्वियसली अब गोर्बाचेव चाहता था बट लीडर्स नहीं चाहते थे। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो एक्चुअली में वहाँ के लीडर्स के लिए एडवांटेज था वो ये कि अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट थी वहाँ पे, कम्युनिस्ट पार्टी थी, सिंगल पार्टी रूल था, वो अपनी चलाते थे, क्योंकि इनको किसी को जवाब नहीं देना होता। जैसे हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो हर लेवल पे आपको जवाब देना है, यहाँ नहीं देना होता था। तो लीडर को लगा भैया क्या हम क्यों जो है अपनी पार्टी से पावर को जाने दें।
ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम हुई। तो यहाँ पे एक कूप हुआ, कूप का मतलब होता है वायलेंट अपराइजिंग हुई 1991 में, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स ने किया था। यानी जो लोग कम्युनिस्ट थे उन्होंने बोला कि लड़ाई झगड़ा करते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा मामला शायद बढ़िया हो जाए हमारे फेवर में। इस टाइम तक जो है कई लोग जो है वो फ्रीडम ले चुके थे कि कम्युनिस्ट पार्टी की तरह हमें नहीं चलना या यूएसएसआर से बाहर चलना है, और इन्होंने मना कर दिया जो बाकी सारे लोग थे कि हम ओल्ड स्टाइल जो है या ओल्ड रूल जो है कम्युनिस्ट का वो फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक बंदा आता है दूसरा जिसका नाम है बोरिस येल्सिन। ये अभी 2019 का जो पेपर हुआ था उसमें बोरिस येल्सिन का क्वेश्चन आया हुआ था, 2 मार्कर आया हुआ था कि बोरिस येल्सिन कौन था। बोरिस येल्सिन जो है एक नेशनल हीरो बना, उसने इस वायलेंट अपराइजिंग को जो है अपोज किया कि भैया ऐसे ना करें। रशियन रिपब्लिक था एक, जहाँ पे येल्सिन एक पॉपुलर इलेक्शन जीता था, उसने इस सेंट्रलाइज कंट्रोल को हिलाने की कोशिश करी, ठीक है। तो उसने ये बोला कि कम्युनिस्ट पार्टी का जो कंट्रोल है अब से नहीं रहेगा, इसको सारा ख़त्म किया जाए, बिकॉज मिखाइल गोर्बाचेव की चाहत पे ये चला हुआ था। मिखाइल गोर्बाचेव डेमोक्रेटाइज और कैपिटलिज्म लाना चाहता था, ये भी बोलता है चलो, तो जगह सेंट्रलाइज था उसने बोला चलो इसको ख़त्म किया जाए। तो पावर धीरे धीरे इन्होंने बोला बिगैन टू शिफ्ट फ्रॉम सोवियत सेंटर टू द रिपब्लिक, स्पेशली इन द मोर यूरोपनाइज पार्ट ऑफ द सोवियत यूनियन विच सॉ देमसेल्व्स सोवरेन स्टेट। तो अब जब ये कहानी शुरू हुई तो जहाँ जहाँ लग सकता था कि बड़ा जो है क्रिटिकल थे वो स्टेट्स या रिपब्लिक्स, उनके पास ये इफेक्ट जाना शुरू हुआ। तो सेंट्रल जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, जैसे कि सोवियत सेंटर से रिपब्लिक्स के साथ पावर आई, रिपब्लिक्स ने क्या डिसीजन लिया, हम यूएसएसआर के साथ नहीं रहेंगे। सबसे पहले यूरोपियन पार्ट ने ये डिसीजन ले लिया। एंड सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स दे डिड नॉट आस्क फॉर इंडिपेंडेंस, बट उन्होंने बोला कि हम सोवियत फेडरेशन के अंडर ही रहेंगे। सबसे पहले दिसंबर 1991 के अंदर बोरिस येल्सिन के लीडरशिप के अंदर रशिया ने, यूक्रेन ने और बेलारूस ने हाथ खड़े कर दिए कि आज से भाई साहब हम जो है यूएसएसआर को फॉलो नहीं करेंगे, सोशलिज्म कम्युनिज्म फॉलो नहीं करेंगे। सोवियत यूनियन वॉज जस्ट देन नाउ डिसबैंडेड। कम्युनिस्ट पार्टी को इस रशिया यूक्रेन बेलारूस में डिसबैंड कर दिया गया। ये 1 और 2 मार्कर है, रशिया यूक्रेन बेलारूस कौन सी स्टेट थी सबसे पहले जहाँ पे ये किया गया। कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया गया फॉर द बेसिस ऑफ द पोस्ट सोवियत रिपब्लिक, ठीक है। ये पूरी कहानी थी गोर्बाचेव एंड डिसइंटीग्रेशन की, बट हालांकि ये कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। तो ये कहानी बताई, आगे ये कहते हैं अब देखो क्या है, सब जो है पॉलिटिक्स है, ठीक है। वहाँ पे वो मिखाइल गोर्बाचेव लड़ रहा था रिफॉर्म्स लाने के लिए, लीडर्स ने मना कर दिया। बोरिस येल्सिन है, वायलेंट अपराइजिंग हो रही थी कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स की, उसने उसको अपोज कर दिया। बोरिस येल्सिन की लीडरशिप के अंदर रशिया यूक्रेन बेलारूस ने हाथ खड़े कर दिए कि यूएसएसआर के साथ नहीं रहना, और इंडिपेंडेंट हो गए और डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म फॉलो करने लग गए। अब क्या हुआ, जैसे ही डिक्लेयर किया गया डिक्लेरेशन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर एंड द फॉर्मेशन ऑफ कॉमनवेल्थ स्टेट्स, इंडिपेंडेंट स्टेट्स केम एज अ सरप्राइज टू अदर रिपब्लिक, स्पेशली टू द सेंट्रल एशियन वन। तो एक तरफ ये कहानी चल रही है कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो रहा है, दूसरी तरफ यूएसएसआर ने क्या षड्यंत्र रचा कि हमें लोग छोड़ के ना जाए, इन्होंने बना दिया कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ठीक है। कि ये भाई साहब जो है अगर छोड़ के चले गए तो दिक्कत हो जाएगी। सर कॉमनवेल्थ तो वो होता था ना जो कॉलोनीज रह चुकी हैं, क्या ब्रिटिश की जो कॉलोनीज रह चुकी हैं, वो, हाँ वो दूसरा कॉन्सेप्ट है। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स के बारे में यहाँ पे ये अपनी उससे पॉलिसी के ऊपर काम कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें इन्होंने बोला था स्पेशली सेंट्रल वंस को, द एक्सक्लूजन ऑफ दीज रिपब्लिक्स वाज एन इशू दैट वाज क्विकली सॉल्व बाय मेकिंग देम फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द सीआई। तो जो लोग बाहर थे इससे, उन्होंने क्या किया, उनको फाउंडर मेंबर बना दिया यूएसएसआर ने कि भाई साहब अगर आप छोड़ के जाओगे कहाँ जाओगे, तो मुझे छोड़ के जाओगे तो बड़ा पछताओगे, तो हमारे साथ ही रह लो, ठीक है। तो कोई ऐसी दिक्कत वाली है, तो इनको बता दिया मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। तो रशिया को एक्सेप्ट किया गया, द सक्सेसर ऑफ द सोवियत स्टेट इन इट इनहेरिटेड द सोवियत सीट इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इन्होंने जो है ऑब्वियसली यूएसएसआर की परमानेंट सीट थी जो है जनरल सिक्योरिटी काउंसिल में, यूएन में, तो रशिया ने वो टेक ओवर करी सीट। जितनी भी ट्रीटीज़ एंड कमिटमेंट्स थी, जैसे जो भी इन्होंने न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट मेजर्स थे, आर्म्स कंट्रोल थे, या नई नई ट्रीटीज जितनी भी साइन करी थी, ठीक है। जैसे ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप जो है हमने इंडिया ने साइन कर रखी थी, तो वो सारी ट्रीटीज़ इन्होंने टेक ओवर करी। न्यूक्लियर स्टेट ये बना, डिसआर्मामेंट मेजर्स करे, तो देन द ओल्ड सोवियत यूनियन वाज दस डेड एंड बरीड, ठीक है। तो फाइनली जो है यहाँ पे सोवियत यूएसएसआर यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का टाटा बाय बाय हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो है नई स्टेट, जो नया नाम आया वो था रशिया, ठीक है। आप दिख रहे हो क्लियर, फोन आ रहा है बीच में।
तो आई होप ये कहानी आपको समझ आ गई होगी। प्लीज़ अगर किसी को कुछ पूछना है तो अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो गोर्बाचेव एंड डिसइंटीग्रेशन में। Anyway, किसी को कुछ पूछना है तो लिखो। तुम्हारा CIS का एम क्या था, क्यों बनी थी ये CIS का एम क्या था? कीर्ति तुमने पूछा है? यस ओके। तुम्हारा सेम आवाज़ यहाँ पे क्यों आ रही है? फ़ोन ऑफ है ना तुम्हारा? हाँ सर। देखना किसी ने कनेक्ट तो नहीं किया हुआ है ना? हाँ तो टीम डाउनलोड कर लेना यार। अच्छा चलो ठीक है ओके। कीर्ति CIS का ना मोटिव ये था कि क्योंकि USSR डिसइंटीग्रेट हो रहा था और USSR ये नहीं चाहता था कि हमारे जो रिपब्लिक्स है या जो हमारा एसोसिएशन है, ठीक है, कंट्रीज़ के साथ, जैसे मोर जो यूरोपनाइज पार्ट था, ठीक है, जो आप मैप में देख सकते हो, रशिया, यूक्रेन, बेलारूस एक्चुअली में अभी यूरोप में है, ठीक है, इन लोगों ने पहले हाथ खड़े कर दिए कि हमें सोवियत यूनियन को फॉलो नहीं करना। तो उसको थोड़ा सा बेनिफिट देने के लिए CIS फॉर्म कर दिया गया कि भैया हम तो आपका भला चाहते हैं, इसलिए कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स इनको नाम दिया गया ताकि इकट्ठे रहे, कहीं जाए ना, इनके बेनिफिट के लिए काम किया। बट ये कुछ फ़ायदे का नहीं था। एनी हाउ जो भी था डिसइंटीग्रेशन होना ही होना था, तो वो हो गया। तो डिसइंटीग्रेशन तो होना ही था, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, तो ये हो गया फाइनली। ठीक है कीर्ति, ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। बराबर यस हो गई। एक सेकेंड ओके। तो गोइंग बैक टू कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट? ऐसा क्यों हो गया कि सोवियत यूनियन हमारी डिसइंटीग्रेट हो गई, बिखर गई, टूट गई, नष्ट हो गई हमारी सोवियत यूनियन? तो ऐसा क्यों हुआ? तो ये क्वेश्चन मेरा नहीं था, ये क्वेश्चन वहाँ के लीडर्स का था, कंट्री के ऑब्जर्वर्स का था। और वर्ल्ड इकॉनमी में कहते हैं इतनी बड़ी सुपर पावर जो USA को टक्कर दे रही थी, तो वो टक्कर मार के खुद ही गिर गई। ठीक है, तो ये क्यों हुआ? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ये एग्जैक्टली बहुत हिट क्वेश्चन है ये वाला, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये यूजली, और बहुत सारे पॉइंट्स इसमें यहाँ पे दिए हुए हैं। एज इट इज़ तो आप लिखते ही हो अगर पॉइंट्स बना के, तो 6 आउट ऑफ 6 तो आपको वैसे ही मिल जाते हैं, वरना आप उसको और छोटे छोटे कर सकते हो। तो अप्रॉक्सीमेटली आप ये देखो 200 वर्ड्स की लिमिट होती है, लगभग 8 पॉइंट्स लिखते हो तो 8 है, पैराग्राफ लिखोगे तो ऐसे इस तरीके से कवर हो जाता है। ठीक है, तो व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट? ऑलरेडी हमें अभी हम लिमिटेशन पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो वहाँ पे ये बात बताई हुई है इन्होंने। तो कहते हैं हाउ डिड, पहले क्वेश्चन पूछा गया कि क्यों इतनी बड़ी पावरफुल कंट्री अचानक से डिसइंटीग्रेट हो गई, क्या बात है? ठीक है, दिस इज अ क्वेश्चन वर्थ आस्किंग, नॉट जस्ट टू अंडरस्टैंड द सोवियत यूनियन एंड द एंड ऑफ कम्युनिज्म, बट ऑल्सो बिकॉज इट इज़ नॉट द फर्स्ट एंड मे नॉट बी द लास्ट पॉलिटिकल सिस्टम टू कोलैप्स। तो लोगों ने ये बोला कि ना ये पहली बार नहीं है और कोई आखिरी बार भी नहीं है कि ये जो कोई पॉलिटिकल सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। हमें ये नोट करना पड़ेगा, रीज़न जानना पड़ेगा, क्योंकि शायद ये आगे भी हो सकता है। ठीक है, सो वाइल देयर आर यूनिक फीचर्स ऑफ द सोवियत कोलैप्स, देयर मे बी मोर जनरल लेसन टू बी ड्रॉन फ्रॉम दिस वेरी इंपॉर्टेंट केस। कहते हैं देयर इज़ नो डाउट, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आता है जो एक्चुअली में पूरा पैराग्राफ है, इसमें 2 पॉइंट्स भी निकल जाते हैं, एक भी लिख सकते हो आप इसके। देयर इज़ नो डाउट दैट इंटरनल वीकनेस सोवियत पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन की बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से वो आम जनता के एस्पिरेशंस को फुलफिल नहीं कर पाए, एंड फाइनली जो है सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन बहुत सालों तक चल रहा था, कंज्यूमर शॉर्टेजेस बहुत ज़्यादा चल रही थी, एंड नो डाउट सोवियत यूनियन को लोगों ने क्वेश्चन करना और डाउट करना ओपनली शुरू कर दिया था कि हमारी कंट्री कर क्या रही है, ठीक है, USSR कर क्या रहा है। तो ये दिक्कत सबसे पहले है, तो ये सबसे बड़ा रीज़न बना सबसे पहला। फिर उन्होंने बोला सेकंड कि सोवियत यूनियन अचानक से क्यों वीक हो गया, क्यों स्टैग्नेट हो गया। आंसर ये पार्शली क्लियर है, बट जो एक्चुअल आंसर यहाँ पे आता है वो ये क्या कहते हैं, सोवियत इकॉनमी ने अपना सारे का सारा रिसोर्स न्यूक्लियर मिलिट्री आर्सनल को मेंटेन करने में लगा दिया, एंड सैटेलाइट स्टेट्स को मेंटेन करने में लगा दिया, स्पेशली द 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स इन पर्टिकुलर, जिसकी वजह से ह्यूज इकोनॉमिक बर्डन उन लोगों के ऊपर पड़ा, जिसकी वजह से वो कोप अप नहीं कर पाए। एंड एट द सेम टाइम वहाँ की जो आम जनता थी उनको ये पता चल गया कि वेस्टर्न कंट्रीज़ तो बड़ी तरक्की कर रहे हैं, हमारे तो बिल्कुल भी तरक्की नहीं कर रहे हैं, हम जो है यहाँ पे कुछ हो भी नहीं रहा है, कोई ना कोई प्रॉस्पेरिटी नहीं है, और महंगाई बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। कहते हैं इतने सालों तक कहते हुए ये बता रहे थे कि हमारा सिस्टम बढ़िया है, हमारा सिस्टम बढ़िया है। वेस्टर्न कैपिटलिज्म से जब कवर किया, इसको कंपेयर किया गया, तो इनको लगा हमारे में खामियां बहुत हैं। तो लोगों को महसूस हुआ कि एक्चुअली में बैकवर्ड है
और पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल शॉक जो है वहाँ की दुनिया जो है यूएसएसआर को लगा, जिसकी वजह से ये सेकेंड रीज़न बना कि ये जो है सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन की तरफ बढ़ गया। थर्ड, सोवियत यूनियन जो है स्टैग्नेट हो गया था एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल सेंस में, ठीक है, ना तो काम कर रहा था, ना करने दे रहा था, ना पॉलिटिकल राजनीति ढंग से कर रहे थे, वो भी बेकार हो गया था। तो कहते हैं एक ऐसी पार्टी जो कि 70 सालों से ज़्यादातर रूल कर रही थी, सेम एज इन द केस ऑफ जैसे अभी बुक 2 में हमने जो है कांग्रेस के बारे में पढ़ा है, ऐसे इनका भी हाल था। जो पार्टी 70 साल से ज़्यादातर रूल कर रही थी वो किसी को अकाउंटेबल ही नहीं थी, किसी को जवाब ही नहीं देती थी। आम आदमी अकेला महसूस करने पड़ गया कि हमारे साथ हमारी सरकार नहीं है, हमारे लोग नहीं है। स्लो एंड स्टिफलिंग एडमिनिस्ट्रेशन था, करप्शन बहुत ज़्यादा था, सरकार अपनी गलतियों को ठीक करने के लिए ऊपर नहीं जो है तैयार थी और अनविलिंग हो रखी थी। ओपन गवर्नमेंट की डिमांड लोग कर रहे थे, वो नहीं था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सब सेंट्रलाइज था क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रोल था, सोशलिज्म फॉलो कर रहे थे, ठीक है, तो उसमें स्टेट कंट्रोल होता है सारे का सारा, ठीक है, कैपिटलिज्म नहीं होता। वर्स देन कहते हैं इस टाइम पे पार्टी ब्यूरोक्रेट से उनके पास प्रिविलेजेस ज़्यादा थी देन ऑर्डिनरी सिटीजन, एंड लोगों ने इस सिस्टम से आइडेंटिफाई करना बंद कर दिया। गवर्नमेंट की जो पॉपुलर बैकिंग थी वो लूज़ हो गई एंड फाइनली जो है ये डिसइंटीग्रेशन की तरफ बढ़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है। ये तीसरा पॉइंट बना, ठीक है, एज इट इज़ है, कहानी है, तो मैं भी बड़ा सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ। स्टिल अगर कुछ ऐसा दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। फिर चौथी बात, गोर्बाचेव भाई साहब ने अभी मिखाइल गोर्बाचेव भाई साहब ने अभी प्रॉमिस किया था हम लेके आएंगे रिफॉर्म्स क्या ही लेके आएंगे, बेचारे परेशान हो गए यहाँ पे। तो गोर्बाचेव के रिफॉर्म ने ये प्रॉमिस किया था कि हम इस प्रॉब्लम से जूझेंगे, हम इस प्रॉब्लम को ठीक करेंगे, नॉट जूझेंगे हमें ठीक करेंगे। तो गोर्बाचेव ने ये रिफॉर्म इसलिए भी लेकर आया कि हमें वेस्ट से मैच करके चलना है एंड हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको थोड़ा सा ढीला करें, उसको थोड़ा सा लिबरल करें ताकि वो आगे बढ़ के काम कर पाए। एंड यू मे वंडर कि गोर्बाचेव के एग्जैक्ट डायग्नोसिस के बावजूद भी, और उसके हालांकि वो इतनी ज़्यादा ढंग से इम्प्लीमेंट तो नहीं कर पाया था, तो तब भी जो है सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गई। तो ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है, लोगों ने बोला कि इसको आगे समझना पड़ेगा। तो इसमें क्या बताया, जो बेसिक आंसर यहाँ पे आता है, गोर्बाचेव रिफॉर्म लेकर आया, सिस्टम को थोड़ा सा ढीला कर दिया और उसने जो है कई तरीके के मोशन फोर्सेस को एक्टिवेट कर दिया। क्योंकि देखो अब रिफॉर्म लेकर आ रहे हो तो सबसे पहले जो है प्रॉब्लम अभी जैसे हमने पीछे पड़ी थी वहाँ के लीडर्स को ही हो गई थी, वो नहीं चाहते थे कि हमारे हाथ से हमारी पावर जाए। तो यहाँ पे भी देखने को मिला ये सोवियत यूनियन को वर्चुअली इम्पॉसिबल हो गया उसको कंट्रोल करना। कुछ सेक्शंस ऑफ सोसाइटी यहाँ पे थे, गोर्बाचेव ने बोला, अब जैसे ना दो वर्जन्स थे यहाँ पे, तो इन्होंने क्या बोला, एक तो जो आम जनता थी, आम जनता ने बोला गोर्बाचेव भाई साहब आप रिफॉर्म लेकर आए थे, आपको ना जल्दी जल्दी रिफॉर्म लगाने थे, ये क्या धीरे धीरे तरीके से रिफॉर्म लगा रहे थे, हमारे जो काम तो वो तो हुआ ही नहीं, तो वो नाराज़ हो गए। अब गोर्बाचेव के जो लीडर्स थे कम्युनिस्ट पार्टी के, उन्होंने बोला गोर्बाचेव भाई साहब ये क्या जल्दी से रिफॉर्म लगा रही है, आराम से काम करते हैं, हमारी तो चली गई ना पावर हाथ से, ठीक है। तो वो लोग वहाँ नाराज़ हो गए इस कश्मकश में, ठीक है, और इस जो है टग ऑफ वॉर के चक्कर में, जो यहाँ पे इन्होंने वर्ड यूज़ किया हुआ है, गोर्बाचेव की जो पॉपुलर बैकिंग एंड सपोर्ट था वो ख़त्म हो गया, लोगों ने आइडेंटिफाई करना शुरू नहीं कर पाए इनको, एंड लोग जो डिसइल्यूजन हो गए एंड एडिकली वो डिफेंड भी नहीं कर पाए अपनी पॉलिसीज़ को। फाइनली सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो ही गया, ठीक है। कहते हैं ये बना फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ बना ये 1 2 3 4 5, हाँ। अब कहते हैं सिक्स्थ पॉइंट, कहते हैं इन सब के बावजूद सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट नहीं होता, ठीक है, बट एक नई डेवलपमेंट यहाँ पे हो गई, फिर फाइनली तो होना ही पड़ा, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, that surprised most observer, indeed many insider, the rise of nationalism and the desire for sovereignty within various republics including Russia, Baltic republics like Estonia, Latvia and Lithuania, यूक्रेन एंड जॉर्जिया, इन्होंने हाथ खड़े कर दिए। सबसे पहले रशिया जो रिपब्लिक्स थे, रशिया, यूक्रेन और बेलारूस ने बोला कि हम सोवियत सिस्टम फॉलो नहीं करेंगे। उसके बाद इन्होंने एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, बाल्टिक रिपब्लिक्स मार्क कर लीजिएगा, 1-1 मार्क करें, एंड यूक्रेन, जॉर्जिया, इन्होंने भी बोला कि फाइनली जो है हम आपके साथ नहीं रहना चाहते। एंड ये जब इन्होंने मना किया तो फाइनली डिसइंटीग्रेशन हो गया। हालांकि इसके अलावा भी जो है व्यूज़ काफ़ी सारे आते हैं। तो ये प्रॉपरली 6 पॉइंट्स बनते हैं यहाँ पे, जो कि वाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट में आते हैं, ठीक है। पहले भी मैंने पढ़ाया था तो मार्क करा दिया था आपको। इनफैक्ट अगर इस चैप्टर के नोट, इस पर्टिकुलर चैप्टर के नोट्स नहीं है तो आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं तो आपको पता रहना चाहिए वाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, ठीक है। तो लास्ट में इसने इन्होंने कंक्लूड किया है कि वन व्यू इज़ दैट नेशनलिस्ट अर्जेस एंड फीलिंग्स वर वेरी मच एट वर्क थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ द सोवियत यूनियन एंड वेदर और नॉट द रिफॉर्म्स दैट अकर देयर वुड हैव बीन इंटरनल स्ट्रगल विद इन द सोवियत यूनियन। तो कहते हैं नेशनल स्ट्रगल चल रहा था,
ये लोग चाहते थे कि ना कहीं रिपब्लिक चाहते थे और कैप्चर भी कर रखा था यूएसएसआर ने सब लोगों को अपने वॉर्सो पार्ट के अंदर। तो ये लोग इनको पता चल गया था एनी हाउ जो है नेशनल स्ट्रगल ये था कि सबको अलग होना था कि भैया हम किसी भी तरीके से हम अलग हो जाए, कोई भी सिस्टम हुए, ये तो मौका मिल गया बस। कहते कुछ भी होता ये सब चीज़ें होनी थी इंटरनल स्ट्रगल फिर भी छिड़ जाता, फिर डिसइंटीग्रेट हो जाते। इसीलिए इसको बोला गया है दिस इज़ अ व्हाट इफ ऑफ हिस्ट्री, क्या पता, but surely it is not an unreasonable view given the size and diversity of the Soviet Union and its growing internal problem. Others think that Gorbachev reforms speeded up and increased nationalist dissatisfaction to the point that government and rulers could not control it. गोरबेचेव भाई साहब ने लगाया रिफॉर्म और लोग जो हो गए डिससेटिस्फाइड, इतनी जल्दी रिफॉर्म्स लगा दी है, बेड़ा गर्क कर दिया हमारी कंट्री का, ठीक है। बट हालांकि गोरबेचेव जैसे अभी फ़िलहाल आज तक जिंदा है हमारे भाई साहब ये, ठीक है, तो जो है अच्छे से काम कर रहे थे। तो आयरॉनिकली ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर कई लोगों ने सोचा दैट नेशनलिस्ट अनरेस्ट वुड बी स्ट्रॉन्गेस्ट इन द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स गिवन देयर एथनिक एंड रिलीजियस डिफरेंस विद द रेस्ट ऑफ द सोवियत यूनियन एंड द इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। हाउएवर एज थिंग्स टर्न आउट नेशनलिस्ट डिससैटिस्फैक्शन विद द सोवियत यूनियन वाज स्ट्रॉन्गेस्ट इन द मोर यूरोपियन एंड प्रॉस्परस पार्ट इन रशिया एंड बाल्टिक एरियाज यूक्रेन एंड जॉर्जिया। तो लोगों को ये लगा कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में कहीं ना कहीं एथनिक और रिलीजियस डिफरेंस की वजह से नेशनलिस्ट अनरेस्ट हो जाएगा, जो कि हुआ भी, लोग अलग हो गए, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, लाटविया, एस्टोनिया, ये सारे। तो ये जो मोर यूरोपनाइज पार्ट था, क्योंकि यूरोप को, ईस्टर्न यूरोप को एक्चुअली में कैप्चर कर रखा था वॉर्सो के अंदर यूएसएसआर ने कि हमारे साथ अलायंस बन के चलो, तो ये लोग अलग हो गए, आम जनता अकेली पड़ गई। कंक्लूजन ये हुआ, उनको ये लगा कि हम जो है सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो रहा है ना, तो हम इसकी भरपाई क्यों करें, उसको होने दो जो हो रहा है। तो इसने हाथ खड़े कर दिए बाकी सारे लोगों ने एंड फाइनली सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो ही गया, ठीक है। तो ये आपको लास्ट वाला जो अभी मैंने पैराग्राफ पढ़ा है 21 पेज पे, वन ऑफ द व्यू ऑफ नेशनलिस्ट अर्जेस, ये रीडिंग पर रखना। इसके पहले के पॉइंट्स आपको सारे याद करने हैं क्योंकि आंसर में आपको ये लिखना पड़ेगा एज इट इज़ जो यहाँ पे दिया हुआ है। टाइमलाइन की ज़रूरत नहीं है। एक मिनट का ब्रेक ले लूँ मैं ज़रा सिर्फ, ठीक है, फिर एक क्वेश्चन और करेंगे, कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसइंटीग्रेशन टॉपिक। बड़ी मूड खराब है तुम्हारा आज, सही हो आज, नींद पूरी करके आए हो, सही है। पानी क्या बात है, ले लो वहाँ से उठ के। ओके, तो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन है फाइनली। तो मैंने ये कॉन्टिन्यूएशन मैं इसलिए मैं करा रहा हूँ, वरना मैं नेक्स्ट क्लास में भी करा सकता था, बट ये कॉन्टिन्यूएशन में तो इसलिए मैं बस आपके लिए करा रहा हूँ। तो सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ तो ऑब्वियसली इसके कॉन्सिक्वेंसेज भी आपको देखने पड़ेंगे। 4 और 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 पॉइंट्स है, एज इट इज़ ही लिखने होते हैं आपके कॉन्सिक्वेंस। सेकंड पैराग्राफ से ये शुरू हो जाते हैं। कोलैप्स हुआ, प्रोफाउंड कॉन्सिक्वेंसेज हमें देखने को मिले, कुछ यहाँ पे बताए हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब ये कनेक्शन है, सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ था, सबसे पहले जो काम खत्म हुआ वो ये कोल्ड वॉर खत्म हो गया भाई साहब। जो ये बोल रहे थे यूएसए हम अच्छे हैं, यूएसए बोला हम अच्छा है, हमारा सिस्टम अच्छा है, हमारा सिस्टम अच्छा है, हमारी अलायंस अच्छी है, सब खत्म हो गया, सब पानी में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोल्ड वॉर कॉन्फ्रंटेशन खत्म हुआ। आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट ये था कि सोशलिस्ट बेटर है कि कैपिटलिस्ट, ये सब खत्म हो गया। एंड क्योंकि इसमें मिलिट्री अलायंसेज भी थी, नाटो, वॉर्सो, सियाटो, सेंटो, ये सब भी था, ये भी खत्म हो गया। आर्म्स रेस खत्म हो गई, ध्यान दीजिएगा, आर्म्स रेस खत्म हो गई, ठीक है। तो लोगों ने जो है बंदूक शंदूक इकट्ठा करना, न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह एक्यूमुलेट करना, ये सब खत्म कर दिया। एंड ऑब्वियसली जो एंड हुआ कन्फ्रंटेशन, इसकी वजह से एक नया पीस इस्टेब्लिश हुआ, आर्म्स रेस एंड हुआ, तो लोगों में थोड़ी सी शांति जो है यहाँ पे इन्होंने बना ली। सेकंड क्या हुआ, पावर रिलेशन वर्ल्ड पॉलिटिक्स में चेंज हो गया। अब देखो, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, ठीक है जी। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, पावर रिलेशन कैसे चेंज हो गए। अब एक दोनों सुपर पावर में से सिर्फ एक सुपर पावर बचता है, वो कौन था, मैं था, वो था, कौन था, वो यूएसए था। यूएसए पे इसके लिए प्रॉपर टी-शर्ट भी आने तो यूएसए था, तो पावर रिलेशन चेंज हुआ। तो ऑब्वियसली हमारे सामने एंड ऑफ बाइपोलैरिटी इसलिए बोला गया है, जो भी आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशन सोवियत सिस्टम के थे चेंज हो गए। दो पॉसिबिलिटीज़ थी, ठीक है, कि इधर द रिमेनिंग सुपर पावर वुड डोमिनेट एंड क्रिएट अ यूनिपोलर सिस्टम और डिफरेंट कंट्रीज और ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज कुड बिकम इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम। क्योंकि एक सुपर पावर तो खत्म हो गई, या तो अब यूनिपोलर हो गए, कोई एक कंट्री डोमिनेट करेगी, या मल्टीपोलर सिस्टम हो जाएगा।
सो एज इट टर्न आउट यूएस वाले भाई साहब जो है सोल सुपर पावर बन गए, बैक्ड बाय द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ द यूएस। द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वॉज नाउ द डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम इंटरनेशनली। तो अब यूएस के पास फुल पावर आ गई, यूएस को पता चला कि मैं सबको संभाल सकता हूँ, मैं सबका भला कर सकता हूँ। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ बने सबसे बड़े पावरफुल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन एंड पावरफुल एडवाइजर टू दीज कंट्रीज, जो लोग अभी डिसइंटीग्रेट हुए थे या जिनको इंडिपेंडेंस मिल रही थी। एंड इन लोगों ने जो है षड्यंत्र रचाया, एक स्ट्रैटेजी। वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ ने भर भर के लोन दिए इन कंट्रीज़ को, जाओ जी पैसा लो, कैपिटलिज्म में कन्वर्ट हो। हमें भी दिए थे इस टाइम पे 91 में एलपीजी पॉलिसीज़ के लिए, और इन्होंने बोला कैपिटलिज्म में आप कन्वर्ट हो जाओ। पॉलिटिकली लिबरल डेमोक्रेसी एक नया तरीका माना गया, जो कि हम बेस्ट पॉलिटिकल लाइफ जो है ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एंड इंसान इसमें खुश रहेगा, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली यूएस से ही लेना देने को मिला, ये इन्होंने यहाँ पे बात करी। तो ये सेकंड बड़ा रीज़न, सेकंड बड़ा कॉन्सिक्वेंस बना। एंड थर्ड इन्होंने बोला कि सोवियत ब्लॉक जो है इट मेंट द एमरजेंस ऑफ मैनी न्यू कंट्रीज़। अब सोवियत ब्लॉक तो एंड हो गया, तो नई नई कंट्रीज आई। सबसे पहले आप ये देखोगे, अब जैसे मैप में अगर आप देखते हो रशिया तो है ही है, यूरोप वाली कंट्रीज सारी अलग हो गई, हालांकि यूरोप इज़ अ नेशन स्टेट, अलग अलग जो स्टेट्स हैं वो अलग अलग कंट्रीज़ हैं उनकी, तो ये हमारे सामने आती है। तो इन कंट्रीज़ की अपनी अपनी इंडिपेंडेंट एस्पिरेशन एंड चॉइसेस थी। स्पेशली जो बाल्टिक और ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स है, वो लोग बोल रहे थे कि क्या हम यूरोपियन यूनियन के साथ हो जाए, क्या हम जो है नाटो के साथ हो जाए। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ ने क्या बोला, अपनी लोकेशन और जोग्राफिकल लोकेशन और कुछ चीज़ों का और फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने बोला कि हम जो है रशिया के साथ ही रहते हैं, बढ़िया रहेंगे। और इन्होंने ये भी एनकरेज किया कि वेस्ट के साथ, यूएस के साथ, चाइना के साथ, बाकी अदर कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशनशिप अच्छे करो। इसलिए हम इस टाइम पे क्या देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेस के तौर पे, इंटरनेशनल सिस्टम सॉ मैनी न्यू प्लेयर्स इमर्ज, ईच विद इट्स ओन आइडेंटिटी। उनकी अपनी पहचान थी, उनकी अपनी छाप थी, उनके अपने अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे, उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट या डिफ़िकल्टीज थी। और इन सारे इश्यूज़ की तरफ अब हम टर्न करेंगे, फ़िलहाल नहीं, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस हमें यहाँ पे देखने को मिले थे। तो पहला यही बताया, कोल्ड वॉर कॉन्फ्रंटेशन, आइडियोलॉजिकल जो डिस्प्यूट था या वॉर थी वो ख़त्म हो गई, पावर रिलेशन चेंज हुए, तो यूनिपोलर सिस्टम आया, यूएसए ने सबको डोमिनेट किया। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक पावरफुल एडवाइजर्स बने इन डिसइंटीग्रेटेड कंट्रीज़ के लिए या न्यूली इंडिपेंडेंट के लिए, इन्होंने पैसा दिया इनको। एंड और साथ के साथ इन्होंने ये बोला कि इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ भी हमारे सामने आए, जो कि चाहती थी क्या पता यूरोप या नाटो को ज्वाइन कर ले, बट वो सब इंडिपेंडेंट ही चले, ठीक है, ये इन्होंने बताया। ओके, तो आज हम फिलहाल इतना ही करेंगे। स्टिल यहाँ पे किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, किसी को भी। तो किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज़ पूछ लो, वरना हम एंड करते हैं क्लास, क्योंकि थोड़ा सा ही बचा है, वो तो नेक्स्ट क्लास में भी हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। तो हम लोग